न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है, ये कैसे शुरू हुई और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर 8 न्यूक्लियर केमिस्ट्री। हमने भैया स्टार्ट करना है और ध्यान रखो भैया क्या है, एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 का बिल्कुल लास्ट का चैप्टर भैया। ओके, तो भाई इसमें पहला टॉपिक हमारे पास क्या है तो पहले आपने क्या पढ़ना है, बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फिर आपने क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और लास्ट में एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो पहले बताओ क्या बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, कि भाई न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती क्या है, क्या बताओ भाई, व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसका नाम देखो, यानी कि भाई एक बात तो है न्यूक्लियस रिलेटेड, क्योंकि नाम ही क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियस रिलेटेड। लेकिन ध्यान रखियो सेल का न्यूक्लियस नहीं, एटॉमिक न्यूक्लियस। कौन सा, जो एटम क्या होता है न्यूक्लियस, क्यों आपको पता, भाई आपको पता होगा ना, अरे भाई बायोलॉजी में न्यूक्लियस तो सेल में भी होता है, लेकिन हमने क्या पढ़ना है, एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में सिंपली बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन और न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आप ये माने कि ये भाई केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर और उसकी रिएक्शंस, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज, क्यों कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, वो भाई अरे न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होगा ना, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो सकता है बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बात आपको पहले पड़ गई। अब बताओ क्या है हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो आपको पता है भाई जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री भाई सबसे पहले बोलो भाई, सबसे पहले आपको पता है 1882 के अंदर तो क्या था, बोलो भाई, जो आयनाइजिंग रेडिएशन है उनके बारे में मालूम पड़ा था, इजंट इट। सॉरी, अरे 1882 में आपको पता भाई एक्स रेज क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद आपको पता है भाई, ठीक है, और उसके बाद भाई मैनी साइंटिस्ट बिगेन टू वर्क ऑन आयनाइजिंग रेडिएशन। फिर आपको पता भाई हेनरी बैकरल ने, आपको पता होगा ना, उसके बाद क्या डिस्कवर किया था कि भाई कई मटेरियल उनके पास, अगर आप क्या रखते हो, कोई फोटोग्राफिक प्लेट, तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कुछ आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, पता होगा ना आपको भाई। उन्होंने फिर किसकी, हेनरी बैकरल ने बताओ किसकी इन्वेंशन की थी, रेडियो एक्टिविटी की, इजंट इट। ठीक है, और मैं आपको बताऊं भाई कि, और फिर नहीं है ये डेट वहाँ 1901 में, क्या भाई 1901 में फिर ये मालूम पड़ा था कि जो न्यूक्लियर क्या होती है रेडिएशंस, ठीक है, उनसे इंसान को नुकसान हो सकता है भाई, यानी कि वो भाई हेल्थ के लिए क्या होती हैं भाई, उनके बायोलॉजिकल क्या होते हैं इफेक्ट्स। और उसके बाद भाई मेडिसिन में भी, मतलब बायोलॉजिकली आपको पता ना भाई, अरे कैंसर वगैरह काफ़ी सारी जो डिजीज वो हो सकती हैं रेडिएशन के एक्सपोजर से। लेकिन भाई यही नहीं है, इससे ये पता लगा कि भाई ये बायोलॉजिकल इफेक्ट रख सकती है रेडिएशन, तो इनसे बाद में इनको नहीं है मेडिसिन में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और आज आपको पता भाई बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, बोलो, अरे आप आपको ना कोबाल्ट के आइसोटोप कहाँ इस्तेमाल होते हैं, बताओ, कैंसर ट्रीटमेंट में, इजंट इट। ठीक है, तो भाई ये मालूम पड़ गया था 1901 में किन के पास क्या होती है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। फिर उससे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो भाई डिवाइसेस हैं वो इन्वेंट करने में हेल्प मिली। ठीक है, फिर आपको पता है भाई, लेकिन इनका रीजन मालूम था कि ऐसा होता क्यों है। फिर आपको पता, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था भैया, आपको पता 1909 में गीगर और मार्सडेन ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया था भाई बताओ, उन्होंने ये अल्फा पार्टिकल किसके ऊपर स्ट्राइक किए थे, गोल्ड फॉइल के ऊपर भाई, इजंट इट। और मोस्टली पार्टिकल्स क्या हो गए थे, बाहर निकल गए थे।
और बहुत थोड़े पार्टिकल्स टकरा के वापस आए थे, ठीक है। तो वहां से एक कॉन्सेप्ट आया, बताओ क्या होता भाई न्यूक्लियस का, क्या? क्योंकि उससे पहले एटम को एक इंडिविजुअल यूनिट मानते थे, लेकिन तब क्या बोले, बताओ एटम क्या होता है, सॉरी एटम क्या मानते थे, बताओ भाई कि उसमें क्या है? अरे भाई पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? कॉम्बिनेशन। मतलब भाई आपको पता 1897 में क्या मानते थे, बताओ? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी थी ना, इजंट इट? तो एटम को उसके बाद कैसे देखते थे कि पूरा एटम किससे मिलकर बना होता है, बताओ? एक तो पॉजिटिव पार्टिकल, लेकिन उसके साइज के बारे में मालूम था भाई, समझे बात? और बाकी सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल अगर आप क्या देखो सोडियम, अगर आप क्या मानो भाई सोडियम एटम, तो सोडियम एटम ओवरऑल क्या होता है? न्यूट्रल। यहाँ पर 11 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर 11 क्या है भाई? तो यहाँ पर क्या मानेंगे कि ये 12 पार्टिकल से मिलकर बना है, 11 तो जिनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, और एक यहाँ पर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और आपको पता भाई एक थॉमसन मॉडल ऑफ एटम आया था ना, प्लम पुडिंग मॉडल, भाई वो क्या मानता था कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इसी के अंदर कौन बैठे होते हैं? ये 11 पार्टिकल्स। जैसे भाई जो तरबूज में क्या होते हैं? बीज होते हैं, वैसे क्या होता है इस 12वें पार्टिकल में क्या होते हैं? 11 पार्टिकल्स अंदर बैठे होते हैं। बात आपको पहले पड़ी, यानी तब तक न्यूक्लियस का आइडिया हमको नहीं था, समझ गए बात? यानी कि भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद भाई ये तो मालूम पड़ गया था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन उनको भी फिर कैसे रैशनलाइज करते थे, बताओ? बोलो भाई कि एक जो एटम होता है उसमें 11 तो क्या है? मान लो सोडियम एटम है, उसमें 11 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स का मास तो क्या होता है? बहुत कम होता है, तो क्या मानते थे? और ओवरऑल क्या होता है? न्यूट्रल। तो जितना मास था उस 12वें पार्टिकल के मत्थे वो सारा मास बढ़ दिया कि ऑलमोस्ट सारा मास किस में है? इस 12वें पार्टिकल में, और 11 पार्टिकल कहाँ बैठे होते हैं? इसके अंदर, ताकि ओवरऑल एटम क्या हो जाए? न्यूट्रल। और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? -1। तो इस 12वें पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या होगा? +12। अकेले पे क्या होगा? +12। तो इस +12 वाले पार्टिकल के अंदर कौन बैठे? सारे 11 पार्टिकल्स। पता होगा ना आपको? अरे आपका तो क्या है? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, नहीं समझे बात? लेकिन आपको पता है 1909 में और 1909 में आपको पता भाई 1909 में आपको पता है एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, गीगर और मार्सडेन का एक्सपेरिमेंट। उससे क्या बात साबित हुई थी, बताओ? जब अल्फा पार्टिकल मारे गए किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो ज्यादातर पार्टिकल्स क्या हो गए थे? बाहर निकल गए थे, इजंट इट? और भाई कुछ पार्टिकल, बहुत थोड़े पार्टिकल, 10,000 में से कोई एक पार्टिकल टकरा के वापस आता है। तो उससे क्या बात प्रूव हुई थी कि होना हो एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस क्या होता है? एम्प्टी, समझे बात? और कुछ पार्टिकल्स थोड़े एंगल पे क्या हुए थे? डिफ्लेक्ट। मतलब होना हो एटम के अंदर कोई ना कोई क्या है? अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिव। बोलो भाई, तो होना हो एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस तो क्या है? एम्प्टी, क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल बाहर निकल गए। और कुछ पार्टिकल्स क्या हो गए? थोड़े एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। मतलब होना हो उसके अंदर क्या है? कोई पॉजिटिव चीज, ताकि भाई वो अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर सके, उनकी जो नॉर्मल क्या है ट्रेजेक्ट्री उससे डिफ्लेक्ट कर सके। और कुछ पार्टिकल्स टकरा के वापस आए। अब अल्फा पार्टिकल काफी भारी होता है, तो वो अपने से भारी पार्टिकल से टकराया होगा भाई। तो इस तरीके से भाई आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको भाई रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो आपने देख लिया कि किस तरीके से ये कैसे डिस्कवर हुआ कि एटम के अंदर, यानी कि भाई आप कह सकते हो कि थॉमसन मॉडल का ही क्या एक तरह से ये इंप्रूव्ड वर्जन है। सिर्फ क्या मान लिया कि जो 12वां पार्टिकल क्या होता? बहुत छोटा पार्टिकल होता। ये 12वां पार्टिकल क्या होता? बहुत छोटा पार्टिकल होता भैया। इसका मास तो क्या? +12। इसका मास तो क्या? सारा मास एटम का इसी के अंदर है। इसका चार्ज क्या? +12। लेकिन ये बहुत स्मॉल साइज का है, एक्सट्रीमली डेंस, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर घूमते हैं। पता होगा ना आपको भाई, ये क्या था आपका? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो इस तरीके से हमारे पास पहला मॉडल कौन सा क्या था? बोलो भाई, न्यूक्लियस का। तो ऐसे पहली बार हमको भाई किसके बारे में पता लगा कि एक चीज होती है न्यूक्लियस एटम के अंदर, इजंट इट? ठीक है। उसके बाद आपको पता है भाई, ठीक है, फिर आपको पता है 1900, अरे पहले से तो उसके बाद क्या मानते थे? बताओ उसके बाद क्या मानते थे कि एटम क्या होता है? अरे बोलो भाई, उसके बाद क्या मानते थे कि एटम क्या होता है? तो पहले तो क्या मानते थे? 1897 से पहले तो क्या मानते थे कि एटम ही होता है। वो क्या होता है? इंडिविजुअल पार्टिकल।
इजंट इट? और चार्जेस के जो उस पर चार्जेस आते थे उनके लिए उनके पास कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं था। चार्जेस के बारे में पहले पता था, लेकिन 1897 के बाद क्या बोलने लगे भाई कि एटम किससे मिलकर बनता है? एक तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस के बराबर अकेले चार्ज वाला एक और पार्टिकल, बोलो भाई अपोजिट चार्ज का, और उसका मास सारे एटम का उसी के अंदर होता है। लेकिन उस पार्टिकल का मास साइज क्या होता है? काफी बड़ा होता है। उसमें सारे कौन बैठ जाते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। फिर रदरफोर्ड ने क्या बताया भाई कि वो जो पार्टिकल है जिसका मास क्या है, सारे का सारा, सारा मास उसमें है और सभी इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर उसके पास क्या है? चार्ज। उसका साइज बहुत स्मॉल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तब फिर क्या बोलने लगे कि न्यूक्लियस के अराउंड कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन न्यूक्लियस को तब तो क्या मानते थे? एक सिंगल पार्टिकल। न्यूक्लियस को तब तो क्या मानते थे? एक सिंगल पार्टिकल। समझे बात? वो तो आपको पता भाई, प्रोटॉन की डिस्कवरी तो पहले हो चुकी थी एनोड रेज से, नहीं बात आपको पहले पड़ी? ये तो पता था कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद न्यूक्लियस जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। लेकिन ये नहीं पता था कि बाकी एटम्स के न्यूक्लियस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से मिलकर बनते हैं। क्या नहीं समझे बात? रदरफोर्ड के टाइम तक भी ध्यान रखियो, रदरफोर्ड से फिर क्या हो बताओ। उसके बाद 1913 में क्या था हमारे पास? तो 1913 में भाई हमारे पास क्या था? बोर मॉडल। 1911 में क्या था? रदरफोर्ड मॉडल। और 1913 में क्या था हमारे पास? बोहर मॉडल ऑफ एटम। उन सब में न्यूक्लियस को एक सिंगल एंटिटी मानते थे। क्या? एक सिंगल एंटिटी। कई बार बोहर मॉडल में क्या शो कर देते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। भाई वो बाद में उसको बाद में हम उसमें बाद की बात ऐड कर रहे हैं। शुरुआत में जब बोहर मॉडल आया था तो उसमें न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स आपने शो नहीं करने होते भाई। बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई, तो बताओ क्या होगा? तो रदरफोर्ड तो बोहर मॉडल कैसे आएगा हमारे पास? तो बोहर क्या मानता था? मान लिया सोडियम एटम है, मान लिया सोडियम क्या हमारे पास? एटम। तो बोहर मॉडल क्या मानेगा कि सोडियम में क्या होते हैं? टोटल। सोडियम में टोटल क्या होंगे हमारे पास? इसका मास क्या है? 23। और नंबर क्या है इसका? 11। तो 11 इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और एक पार्टिकल इसमें क्या है भाई? तो 11 इलेक्ट्रॉन से क्या है? एक्स्ट्रा पार्टिकल। उसका क्या है? न्यूक्लियस क्या है हमारे पास? एक सिंगल क्या है? न्यूक्लियस। इसका चार्ज अकेला क्या है? +11। क्या भाई? +11। नहीं समझे बात भाई? इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो बोहर के टाइम पे हम क्या मानते हैं? बोहर के टाइम तक कि एटम किससे मिलकर बनता? सोडियम एटम 12 पार्टिकल से, जिसमें 11 तो क्या है? इलेक्ट्रॉन। और 12वां पार्टिकल क्या हमारे पास? बोलो भाई, एक न्यूक्लियस। और ये इसके बाहर घूमते हैं। बात आपको पहले पड़ गई भाई? तब भी इस न्यूक्लियस के अंदर क्या, ये नहीं मालूम था हमको। नहीं है क्या आपको? इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है ये बात हमको मालूम। इसके जो क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनके बारे में हमको मालूम नहीं था। ठीक है, वो तो भाई नहीं समझे बात। तो उस वक्त आपको इसमें प्रोटॉन्स का पता हो ना, उस वक्त भाई प्रोटॉन्स का भी पता था। प्रोटॉन डिस्कवर हो गया था। प्रोटॉन तो डिस्कवर हो गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि औरों के न्यूक्लियस प्रोटॉन से मिलकर बनते हैं। क्या ये बात कब मालूम पड़ी थी? 1917 में। क्या 1917 में बात मालूम पड़ी कि और जो जैसे हमारे पास क्या है, ये सोडियम का न्यूक्लियस, बोलो भाई इसके अंदर क्या हो सकते हैं? प्रोटॉन्स। मतलब ये बात कि जो हैवियर क्या होते हैं न्यूक्लियस। अदरवाइज भाई 1917 से पहले क्या मानते थे? इलेक्ट्रॉन्स और एक एक्स्ट्रा पार्टिकल, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। उसको एक सिंगल एंटिटी मानते थे। उसको हम क्या मानते थे? एक सिंगल एंटिटी। ठीक है बात। लेकिन बाद में फिर क्या मालूम पड़ा कि भाई एक सिंगल एंटिटी ना होती, इसके अंदर इनके आप कह सकते हो कि हैवियर एटम्स के न्यूक्लियस, हैवियर एटम के न्यूक्लियस किससे मिलके बनते हैं? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से। क्योंकि ये पाया गया कि हैवियर एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस। समझे बात? तो तब क्या बोले भाई? तब फिर क्या बोलने लगे कि एटम के अंदर क्या होते हैं? सॉरी भाई, हैवियर एटम्स के न्यूक्लियस किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटॉन से। हैवियर एटम्स के प्रोटॉन किससे मिलकर बनते हैं? हैवियर एटम्स के न्यूक्लियस किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटॉन से, यानी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से भाई। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या भाई? अब इसका मास कितना है? 23। इसका मास क्या भाई?
23 है, ठीक है। तो फिर क्या बोलने लगे, इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर 23 क्या होंगे, प्रोटॉन, इसके अंदर 23 क्या होंगे, प्रोटॉन। लेकिन है क्या ये न्यूट्रल, तो 23 प्रोटॉन, फिर क्या बोले, इसमें 23 क्या होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या बोले 11 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं और 12 इलेक्ट्रॉन क्या है इसके अंदर। तो फिर ये हाइपोथेसिस आई कि एटम किससे मिलकर बनता, सिर्फ दो तरह के पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, क्योंकि मुझे पता लग गया, नहीं है क्या आपको, ठीक है। लेकिन और फिर 1932 में क्या पता लगा था, चैडविक ने क्या बताया भाई क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। फिर क्या मालूम पड़ा भाई, न्यूट्रॉन भी होता है। तो फिर क्या बोले कि भाई कि सोडियम के अंदर इसका मास 23 है, तो इसमें 23 प्रोटॉन ना होते हैं। पहले क्या मानते थे कि सोडियम के एटम में क्या है 23 प्रोटॉन। 1917 के बाद क्या मानने लगे थे कि सोडियम के एटम में होना हो क्या है 23 प्रोटॉन। तो 23 से क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तब क्या रहे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसमें से 11 तो का मान लिए बाहर और 12 का मान लिए न्यूक्लियस के अंदर। इससे फिर वही न्यूक्लियस की हमारे पास क्या आई, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस बोलते हैं। आगे इसको पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर भाई मालूम पड़ा, फिर ये फेल हो गया हाइपोथेसिस। फिर 1932 में क्या मालूम पड़ा कि न्यूट्रॉन होता है। तब क्या बोले, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन के मास क्या होता है, इसका मास ऑलमोस्ट बराबर, हल्का सा हैवी होता है। तो उसके बाद क्या बोले 1932 के बाद क्या बोलने लगे कि इसके अंदर क्या है भाई, बाहर तो क्या है 11 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर क्या है 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन्स। पता होगा ना आपको भाई, ये इसका क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अरे थोड़ा समझे बात। उसके बाद भाई मैं आपको बताऊं, एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल आया, फिर भाई न्यूक्लियर शेल मॉडल आए, ठीक है। उन्होंने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। नहीं आ गया आपको, अरे बोलो भाई, ठीक है, ओके। अब आप ये बताओ भाई 1934 में क्या, नहीं आपने नाम सुना होगा भाई, अरे मैरी क्यूरी। अच्छा एक बात और मैं आपको बताना भूल गया भाई, जो मैरी क्यूरी और उनके हस्बैंड थे कौन, पियरे क्यूरी, ठीक है। उन्होंने आपको पता है भाई, उन्होंने बहुत सारे दूसरे एलिमेंट उन्होंने क्या किए, अरे मैरी क्यूरी ने और पियरे क्यूरी ने क्या डिस्कवर किया बताओ भाई, बताओ। उन्होंने यूरेनियम और से बताओ 2 नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, भाई तो बताओ आप, पोलोनियम क्या, और बोलो भाई उन्होंने रेडियम और पोलोनियम उन्होंने क्या किया वहां से भाई डिस्कवर किए, इजंट इट, ठीक है, ओके। फिर देखो भाई, और उन्हीं का जो क्या था बताओ, उनकी जो भाई क्या बोलते हैं बेटी थी, उन्होंने 1934 में क्या बताया, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोरोन के ऊपर क्या स्ट्राइक किया, अल्फा पार्टिकल्स। उससे बताओ फिर क्या बन गए, नाइट्रोजन 13। मतलब उन्होंने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की शुरुआत की, डिस्कवर किया उन्होंने कि भाई एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय दी बम्बार्डमेंट, इजंट इट। अरे बोलो भाई, ठीक है। और 1938 में आपको पता भाई न्यूक्लियर फिजन क्या हुआ था डिस्कवर, क्या 1938 में क्या था, न्यूक्लियर फिजन डिस्कवर हुआ। और भाई इसके लिए आपको पता है 1944 में नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था, इजंट इट। तो भाई ये एक इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है। बात आपको पहले पढ़ी, अरे न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। तो उसके बाद मैं आपको बताऊँ भाई, सारी बातें यहाँ पर भाई इकट्ठी नहीं की जाएगी, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इसकी जो एप्लीकेशन है दुनिया भर के फील्ड में, आज आपको पता भाई जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वहाँ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बोलो भाई यूरेनियम 235, इजंट इट। इसका इस्तेमाल बहुत जगह है भाई, पता हो ना आपको। अब भाई आज आपको पता, आप कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी भाई दुनिया में, कितनी सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से आती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से। तो भाई आपको पता है कि न्यूक्लियर फिजन इतना इंपॉर्टेंट था कि इससे आपको पता है, इससे भाई वेपन तो इससे बनाए गए हैं, जो एटॉमिक बॉम्ब है वो तो इससे बनाया गया है, लेकिन भाई एटॉमिक बॉम्ब के अलावा और इससे तो क्या बनाए गए हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिनसे भाई आपको पता है बहुत ज़्यादा क्या होता है प्रोडक्टिव काम, इजंट इट। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं हल्का फुल्का, एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। भैया आपने पढ़ी रखा है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस क्या होती हैं भाई। तो आप बताओ भाई इसकी भाई सबसे मैं पहले बात करूं, सबसे जो ऑब्वियस एप्लीकेशन वो मैंने अभी बात की थी, बताओ क्या, एज न्यूक्लियर फ्यूल, क्या
एज न्यूक्लियर फ्यूल। पता होगा ना आपको भाई, सबसे मेन तो यही है कि फ्यूचर में आपको पता है भाई जो यूरेनियम है भाई, देखो आप जो कोल है उससे भाई क्या होता है, पोल्यूशन होता है ना। सबसे क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। अगर भाई दुनिया चाहे तो बहुत इजीली कार्बन एमिशन से ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन जो ऑयल कंपनीज है ना उनकी लॉबी उनकी लॉबी होती है, समझो, तो वो इजीली दुनिया को ट्रांजिशनिंग ना करने दे भाई। नहीं तो न्यूक्लियर फ्यूल से क्लीन और सेफ फ्यूल कोई भी नहीं है। आपको ना पता मेरे ख्याल से न्यूक्लियर जो भाई क्या बोलते हैं डिजास्टर्स, समझे बात, उससे मुश्किल से आज तक ये कहते नहीं कोल से भाई या फलाने से भाई इतने लाख लोग 10 लाख लोग हर साल मर जाते हैं। पता होगा ना आपको, आप अगर डेटा चेक करोगे ना तो न्यूक्लियर जो एनर्जी है, जो न्यूक्लियर क्या है पावर प्लांट्स, अगर हम भाई एटॉमिक बॉम्ब छोड़ दें, अरे भाई कोई ऐसे कोई मारना चाहेगा फिर तो भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी। न्यूक्लियर रिएक्टर से आज तक मेरे ख्याल से 100 या 200 डेथ्स हुई है सारी मिला के, इंक्लूडिंग चेरनोबिल। ठीक है, तो इससे सेफ कुछ भी जहाँ तक मैंने पढ़ा है समझाते ये सबसे क्या है। और अगर मैंने फ्यूचर में क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन मालूम, अगर फ्यूजन को हमने कंट्रोल कर लिया, फिलहाल न्यूक्लियर फ्यूजन से हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, अभी फ्यूजन रिएक्टर नहीं हमारे पास, न्यूक्लियर फ्यूजन पे ऊपर बॉम्ब तो है लेकिन उसके ऊपर रिएक्टर नहीं है। अगर फ्यूजन रिएक्टर बन गया फिर तो सबसे क्या होगी, क्लीन एनर्जी क्या होगी, यही होगी। तब फायदा किसका भाई, ईवीज का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तब ये एक्चुअल में क्या होंगे बताओ भाई, क्लीन। अभी तो क्या होता है भाई, इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ईवीज में, वो कहाँ से आती है, थर्मल पावर प्लांट से भाई, कोयला जला के वहाँ से क्या बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उस इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी चार्ज करते हैं। अरे बात तो वही पड़ गई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। ठीक है, तो ये तो भाई मैं कहता हूँ कि चमत्कार है भाई न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो यही है कि भाई ये फ्यूचर में दुनिया की एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म कर सकता है। सोलर से या बाकी इनसे भाई एनर्जी क्राइसिस ख़त्म नहीं होंगे भाई। एनर्जी क्राइसिस ख़त्म करने का एक ही तरीका है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाओ और तब तक क्या करो, न्यूक्लियर फ्यूजन को भाई इसको बढ़ावा दो, समझे बात। लेकिन भाई क्योंकि जो आपको पता जो प्रोपेगेंडा होता है भाई वो इतना खतरनाक होता है, सारे पॉलिटिशियन क्या करते हैं भाई, वो बोलते रहेंगे लेकिन फ्यूजन का नाम, न्यूक्लियर रिएक्टर सुनते ही नाम लोग क्या सोचते हैं भाई कि यहाँ पर तो एटॉमिक बम आ गया। पता होगा ना आपको। ठीक है, जो इसका नहीं आपको, अरे बोलो भाई। उसके अलावा आपको पता है जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, बहुत सारे जो क्या होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, वो बताओ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, बोलो भाई। बहुत सारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आपको पता है जो क्या होती हैं, सोडियम के जो आइसोटोप्स हैं वो आपको पता है ब्लड रिलेटेड जो क्या है, बोलो भाई, डिजीज, उनको आइडेंटिफाई, डायग्नोस और क्योर करने में काम आते हैं। कोबाल्ट आपको पता है कैंसर थेरेपी में काम आता है, इजंट इट। तो मेडिसिनल यूज तो इनके हैं, इनके मेडिसिनल यूज तो क्या है बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा आपको पता है भाई बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर आपको पता है, अगर आपने रेट को स्टडी करना, आप क्या करते हो, याद करो, आइसोटोपिक लेबलिंग। क्या आइसोटोपिक लेबलिंग नहीं करते क्या, कि आप एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस में, कि एक पर्टिकुलर आपने कोई भाई, जैसे आपके पास क्या थी, आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, एक्सचेंज रिएक्शंस, वहाँ पर आपको भाई रेडियो एक्टिवली आपको लेबल नहीं करना पड़ता क्या। ठीक है, या भाई आपको पता है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस होता है टेक्निक, उससे हम बहुत कम कंसंट्रेशन किसी एलिमेंट की मालूम कर सकते हैं। या ट्रेसर टेक्निक, क्या भाई, उनसे भाई आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का बायोलॉजिकल फंक्शन ट्रैक कर सकते हो, इजंट इट। अरे बोलो भाई। या जो क्या होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल, या आपकी जो क्या होती है मोस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या भाई, आप आगे पढ़ोगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मोस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी। मोस बार स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पता है वहाँ पर कोबाल्ट का रेडियो एक्टिव आइसोटोप ही इस्तेमाल होता है, क्या एमिट करवाने में बताओ भाई, गामा फोटोन्स। क्या भाई, गामा फोटोन्स के सोर्स के तौर पे हम किसको इस्तेमाल, आपको पता गामा फोटोन्स बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं, पता होगा ना आपको भाई, गामा रेडिएशन भाई। और गामा रेडिएशन के सोर्स के तौर पे हम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स इस्तेमाल करते हैं, इजंट इट। तो भाई इनके फ़ायदे तो क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा। नहीं आएगा आपको, अरे कितने पढ़ लो इसको भाई, नहीं आएगा आपको। ठीक है,
और बताओ भाई, आप ये बताओ, अब एक आध भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज फ्यूल। बताओ में से कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है? 235, 238, कोबाल्ट 57, सोडियम 24। कौन सा भाई? भैया तो मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होता है। सॉरी, ये तो गामा फोटोन के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है बताओ भाई? इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एज न्यूक्लियर फ्यूल, है ना इसकी एप्लीकेशन। हो गया भाई ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।